हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्नचित होकर अपने बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे होंगे। आज आप सभी लोगों की कमेंट के आधार पर हम क्लास आप सभी को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत अनसॉल्व पेपर के सॉल्यूशन की क्लास आज है। क्योंकि अभी तक आप लोगों को हम लगातार जो है मैथ विषय का अनसॉल्व पेपर सॉल्व करा रहे थे, तो काफ़ी सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा था कि सर मैथ विषय के तरीके से फिजिक्स विषय के अनसॉल्व पेपर की भी क्लासें आप प्रोवाइड करते रहें। तो भैया आप सभी लोगों की जो कमी है वो हम कमी जरूर पूरा करेंगे। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताते रहिएगा, ठीक है। जो भी आपको दिक्कत होगी उसकी क्लास हम आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे और बोर्ड एग्जाम 2025 की बेस्ट से बेस्ट तैयारी कराएंगे। ओके, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं बिना समय को लॉस किए हुए। और वही हमारी पुरानी आप सभी लोगों से एक ही इच्छा है कि वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमसे जुड़ सकें, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। ये हमारा होगा सेट नंबर 1। कौन सा है भाई? ये सेट नंबर 1 है और कोड इसका है FS। अगर आपके पास किसी अन्य प्रकाशन की का अनसॉल्व पेपर है तो कोड देख लीजिएगा FS, ठीक है। चलिए भाई शुरुआत करते हैं। खंड आ पहले होता है जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है कैपिटल ई गतिज ऊर्जा के एक कण का लुईस डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए आप सभी लोगों ने लुईस डी ब्रोगली या डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र पढ़ा है। लैम्डा बराबर होता है H/P या mv, क्योंकि P बराबर mv होता है, सभी लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, आप सभी लोगों ने ये भी पढ़ा है कि अगर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा k हो तो आप सभी लोगों ने पढ़ा था k बराबर क्या पढ़ा था? हाफ mv²। लेकिन प्रश्न में कहा गया कि k जो है वो E है, जो गतिज ऊर्जा है उसको कैपिटल E से उन्होंने व्यक्त करने के लिए बोला है। प्रश्न में पहले ही बोला है कि कैपिटल E गतिज ऊर्जा के एक कण का लुईस डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होता है। मतलब जहां पर आप k रख रहे थे वहां पर E रख के आपको मान निकालना है। तो जब यहाँ से आप k बराबर या हाफ mv² लगाते थे और यहाँ से इसको लिख सकते थे 2 इधर ले आए तो 2e बराबर mv²। अच्छा, v की वैल्यू जब यहाँ से निकालते थे तो ये आ जाता था 2e बटे में m, गुणे से m बटे में आ जाता था और स्क्वायर इधर चला जाता था तो अंडर रूट लग जाता था। फिर v का मान उठा करके हम इसे डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के व्यंजक में रख देते थे। तो v का मान रखने पर, चलिए v का मान रखते हैं और देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। जब v का मान रखेंगे तो लैम्डा बराबर H/m, ठीक है। और v की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 2e बटे में कितना भाई? m। देखिए ये अंडर रूट में है, इसको काटेंगे आप तो ये आपका h बटे में आपका हो जाएगा अंडर रूट m इंटू में अंडर रूट कितना हो जाएगा? 2e हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा H/में अंडर रूट 2me, क्योंकि अंडर रूट में ये भी अंडर रूट में ये भी है। तो लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी वह कितनी आ जाएगी? H/में अंडर रूट 2me। लेकिन ऐसा ऑप्शन आपके इसमें नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन गलत भी हो सकता है और ये आपकी होगी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य किसके पदों में? गतिज ऊर्जा E के पदों में। ओके, और भी मैंने इसको आगे चेंज करके बताया था, वैल्यू निकाली थी। आप सभी लोग क्लासें देख सकते हैं। मैंने फिजिक्स की संपूर्ण फिजिक्स की एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें लगभग मैंने सारी क्लासों को सेव कर दिया है। उन क्लासों को आप अच्छे तरीके से क्रम से कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक छूटा तो देख सकते हैं। अगर कोई भी टॉपिक अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया तो उस टॉपिक की क्लास आप लोगों को हम बहुत ही जल्द प्रोवाइड कर भी देंगे, ठीक है। आप हमारे दूसरे चैनल से भी जुड़ जाइए, बालाजी स्टडी कोचिंग, जिस पर हम प्योरली फिजिक्स पढ़ाते हैं। वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट सारी क्लासें आपको मिलती हैं। देखिए आगे दिया गया है खापड़। यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है? अब ये जो क्वेश्चन है वही विद्यार्थी लगा सकता है जिसको ओम के नियम का सत्यापन करना आता है। देखिए ओम के नियम के सत्यापन में आपको बताया गया था, ओम के नियम से, ओम के नियम में आप सभी लोगों ने क्या चीज़ें पढ़ी थी? आप सभी लोगों ने वहाँ पर त्वरण निकाला था, तो त्वरण बराबर E कैपिटल V बटे में ml आया था। और फिर आप सभी लोगों ने अनुगमन वेग निकाला था, औसत अनुगमन वेग इलेक्ट्रॉनों का, तो आपने सूत्र लगाया था a टाउ। ओम के नियम के सत्यापन की बात मैं बता रहा हूँ और मैंने सत्यापन कराया, हमने कह दिया प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, क्लास आपको मिल जाएगी ए टाउ। ओके, तो यहाँ पर जब वैल्यू रखी थी तो वी डी बराबर ए की वैल्यू हमने रखी थी ई वी बटे में कितना भाई एम एल और इनटू में आपका हो गया था टाउ। तो वी डी बराबर देखिए हम सभी लोगों ने पढ़ा विभव परिवर्तन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध से ई बराबर होता है वी अपान में एल।
होता है कि नहीं होता है। तो इस V/L के स्थान पर हम कितना ले सकते हैं, ई V/L के स्थान पर कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बटे में m इंटू में कितना टाउ। अगर ई m और टाउ नियत हो जाएं तो जो VD है वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती है कि नहीं है। तो क्वेश्चन में यही बोला गया था कि जो ओम के संबंध ओम के नियम का पालन करता है तो VD समानुपाती ई। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये ओम के नियम से मैंने लिखा है। आगे बात करते हैं तो अगला गा पार्ट दिया गया है कि प्रकीर्णित जो अल्फा कण है, आप सभी लोगों ने अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ा। उसमें क्या किया गया, स्वर्ण पत्र की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी कराएगी। कुछ अल्फा कण प्रकीर्णित हो गए 90 डिग्री, कुछ अल्फा कण जो है मतलब जो सीधे निकल गए, कुछ जो है नाभिक से टकराने के बाद हल्का सा प्रतिकर्षित भी हुए, क्योंकि नाभिक भी धनावेशित होता है, अल्फा कण भी धनावेशित होता है, और धनावेशित टकराएगा तो प्रकीर्णित तो होगा ही। तो प्रकीर्णित होने के पश्चात जो अल्फा कणों का मार्ग था वो कैसा था, अति परवलयाकार था। कैसा था, अति परवलयाकार था। ये बात यहाँ पर पूछी गई कि प्रकीर्णित होने के बाद जो अल्फा कणों का पथ था वो कैसा था, अति परवलयाकार था। ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं घा पार्ट की ओर। चलिए अगले पार्ट को देखते हैं। घा पार्ट को अच्छी तरीके से समझिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि पहला सेट है, हर एक बात को अच्छी तरीके से समझिए, ठीक है। और ये चीज़ चिंतन मनन कीजिए कि आप लोगों ने कितनी स्टडी की है, कहाँ दिक्कत है, आपकी पढ़ाई में अगर कोई दिक्कत है तो अभी भी प्लेलिस्ट ओपन करके अच्छे तरीके से क्लासों को कर डालिए। आगे यहाँ पर देखते हैं, और बाकी क्लासें मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। आगे लिखा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम किस रंग के लिए होती है। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो फोकस दूरी होती है वो तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है, तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होती है। और वर्ण विक्षेपण घटना में आपको एक विबग्योर वाला एक क्रम बताया गया था। ये जो विबग्योर क्रम है, इसमें ये कौन सा क्रम है, ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम है, तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम है, ठीक है। मतलब रेड रंग की जो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो जब लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है और तरंग दैर्ध्य ही फोकस दूरी के समानुपाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जिस रंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है उसकी फोकस दूरी उस रंग के लिए क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी अधिकतम किस रंग के लिए होगी, लाल रंग के लिए होगी। गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अंगा पार्ट की ओर। ओके, अंगा पार्ट में देखिए क्या बोला जा रहा है, यहीं पर सॉल्व कर देंगे। लिखा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र लगा हो तो परिपथ में बेस शक्ति क्या होगी। औसत बेस शक्ति को मैंने आप सभी को बताया है, P बार से व्यक्त करते हैं। P बार बराबर होता है IRMS इंटू में VRMS इंटू में cos फाई, जहाँ फाई क्या होता है, कलांतर होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आप सभी लोगों ने विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पढ़े हैं, जिसमें आपने C परिपथ पढ़ा, L परिपथ पढ़ा, R परिपथ पढ़ा, LC परिपथ पढ़ा, CR परिपथ पढ़ा, ठीक है, और LCR परिपथ पढ़ा। टोटल 7 परिपथ पढ़े। तो यहाँ पर बात है C परिपथ की, C परिपथ, ठीक है। देखो R परिपथ होता है तो वोल्टेज धारा समान कला में होते हैं, ठीक है। और जब क्या कहते हैं C परिपथ होता है तो जो धारा होती है वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है, अर्थात C परिपथ में जो कलांतर होता है वो आपका 90 डिग्री होता है। तो जब औसत शक्ति निकालेंगे तो IRMS इंटू में VRMS जब लगाएंगे और इंटू में क्या होता है cos फाई, और कलांतर की वैल्यू जब यहाँ पर रखेंगे ये चीज़ तो वैसे ही रहेगा। कास कलांतर की वैल्यू चूंकि यहाँ पर 90 डिग्री होती है तो इस वजह से जो औसत शक्ति क्षय आ जाती है वो कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। तो यहाँ पर यही बोला गया था कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल अगर धारित्र लगाओ तो परिपथ में जो व्यय शक्ति हो जाएगी P वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी भाई, ठीक है, क्योंकि कलांतर यहाँ 90 डिग्री होता है। आगे देखिए अगला चा पार्ट। देखिए चा पार्ट में क्या दिया गया है, चा पार्ट में कहा जा रहा है कि 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। वायु के लिए जो K का मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो वायु के लिए F बराबर होता है सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। मान लीजिए 2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर हैं तो कूलाम के नियम से आप ये सूत्र लगाते हैं। कब, वायु में K का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ पर K नहीं है। लेकिन K परावैद्युतांक वाले माध्यम में जब आप करते हैं तो बल आपका बदल जाएगा। Fk बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 और बटे में दूरी का स्क्वायर। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान करके अगर इन दोनों का भाग कर दो, इससे ये सब कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा F/K बराबर, देखो ऊपर 1/1 बचा, नीचे 1/K बचा। ये K कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि F बटे में Fk
बराबर कितना हो जाएगा आपका के हो जाएगा। अब प्रश्न में इन्होंने क्या कहा है, प्रश्न में इन्होंने कहा कि वायु में जो बल है, ये वायु में बल है 80 न्यूटन, और इन्होंने कहा कि के परावर्तांक वाले माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो बल लगता है 8 न्यूटन। तो बताइए कि परावायुतांक का मान कितना है, इसको काटो, के बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो के बराबर कितना आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये सारे बहुविकल्पी प्रश्न थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको यहाँ पर हम रफ कर देते हैं। देखिए पहला अनसॉल्व पहला पेपर है ना, तो थोड़ा सा धीरे इसलिए सॉल्व करा रहे हैं कि आपको समझ में आए। नहीं भी जल्दी जल्दी सब कुछ बता देंगे तो कोई मतलब नहीं सॉल्व करने का। जब आपको समझ में नहीं आएगा, सोल्यूशन तो आपको पीछे भी दिया रहता है, कहीं पर भी आप ढूंढ सकते हो, लेकिन समझ में आना बहुत जरूरी है। आगे देखिए खंड बा। अब खंड बा में भी एक एक नंबर वाले प्रश्न होते हैं जो आपके थ्योरी से बनाए जाते हैं, जो आप कॉपी में पढ़ते हैं, किताबों में जो चैप्टर पढ़ते हैं, थ्योरी से मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है। छोटे छोटे क्वेश्चन ये बनाए जाते हैं, ये आपको किसी किताब में पीछे नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन हमेशा हर साल नए नए बनाए जाते हैं। जैसे लिखा है लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैंने इसका डेरिवेशन आपको कराया है। ठीक है, देखिए लेंस की जब वायु में फोकस दूरी निकालेंगे तो एफ ए बराबर सूत्र लगाएंगे ए एन जी। देखो वायु में निकालेंगे तो लेंस का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष चलेंगे। ए का मतलब एयर, वायु के सापेक्ष, ग्लास मतलब कांच, जो लेंस है उसका अपवर्तनांक यहाँ लेते हैं। ये लेंस मेकर सूत्र है 1/R1 माइनस 1/R2, यही तो लगाते हैं। ये वायु में बात हो गई। फिर अच्छा द्रव में, अच्छा लेंस को अगर द्रव में डुबोएंगे तो उसकी जो फोकस दूरी होगी, मतलब जो उसका अपवर्तनांक होगा वह द्रव के सापेक्ष होगा। अभी तक वायु में था तो वायु के सापेक्ष था, अब द्रव के सापेक्ष हो जाएगा LNG-1 और 1/R1 माइनस 1/R2। अब इन्होंने कहा है कि इनकी दोनों की फोकस दूरियों का अनुपात निकालिए। क्या बोला गया है, बोला गया लेंस की वायु में फोकस दूरी और लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात निकालिए। मतलब आपको समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करके अनुपात की वैल्यू निकालना है। FA बटे में FL बराबर, जब भाग करेंगे ये वैल्यू इस वैल्यू से पूरी पूरी कैंसिल हो जाएगी। ऊपर हो जाएगा ANG-1 और नीचे हो जाएगा NLNG-1। इस तरीके से ये आपका रेशियो निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? हमें उम्मीद है कि अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इतना रेशियो पूछा गया 1 नंबर में, तो और ज़्यादा आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं। आगे दिया गया है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है। मूल ऊर्जा स्तर में जो आयनन विभव होता है वो आपका 13.6 वोल्ट होता है। नोट कर लीजिएगा और याद भी रखिएगा, पढ़ा भी होगा आपको, याद भी होगा। आगे बढ़ते हैं गा पार्ट की ओर। गा पार्ट में ये दिया गया है कि विद्युत चालकता की परिभाषा व विमीय सूत्र। देखिए मैं आपको बता दूं, आपने वैद्युत प्रतिरोध पढ़ा था, तो जो विद्युत चालकता होती है, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को देखिएगा। जो विद्युत चालकता होती है, विद्युत चालकता बराबर होता है 1/वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, 1/ क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत चालकता बराबर होता है 1/वैद्युत प्रतिरोध। आप लिखेंगे परिभाषा में कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। क्या लिखेंगे, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम वैद्युत चालकता कहते हैं। ठीक है, अब बीमा अच्छा जैसे पूछें तो मात्रक तो ये हो जाएगा, जो इसका मात्रक ओम होता है तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम की पावर -1। वैद्युत चालकता का मात्रक कितना हो जाएगा, ओम की पावर -1। अच्छा, ओम की जब भी, मतलब प्रतिरोध की जब भी बीमा निकालते हैं तो देखिए हम प्रतिरोध R बराबर V/I लिखते हैं। अच्छा, V का मान कैसे निकालते हैं, W/Q से, क्योंकि V बराबर W/Q होता है। W की बीमा सभी को पता है mL² T⁻² होती है, और Q की बीमा कितनी होती है, 80 होती है। और नीचे I है, I की बीमा भी रख देंगे। I की बीमा को किससे रखते हैं, A से। तो जब यहाँ पर ओम की बीमा निकालते हैं, मतलब प्रतिरोध की बीमा निकालते हैं, तो ये आ जाती है mL² T⁻³ T ऊपर 1 जाएगा ना, और A² ऊपर जाएगा A⁻²। ये प्रतिरोध की बीमा आती है तब। लेकिन आपको यहाँ पर वैद्युत चालकता की बीमा निकालना है, यानी वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। तो जो वैद्युत चालकता की बीमा हो जाएगी, वैद्युत चालकता की जो बीमा हो जाएगी, इसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा करें, m की पावर 1 है तो m की पावर ये हो जाएगा -1, l की पावर हो जाएगा -2, t की पावर -3 तो प्लस हो जाएगा, a की पावर -2 है तो ये +2 हो जाएगा। ये इसकी क्या हो जाएगी, वैद्युत चालकता की बीमा हो जाएगी।
समझ गए कि नहीं समझ गए? जो वैद्युत प्रतिरोध की बीमा होती है उसी की पावर को आपको केवल पलट देना है, वैद्युत चालकता की बीमा आ जाएगी। चलिए भाई, गा पार्ट हुआ। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है घा पार्ट। घा पार्ट अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से संबंधित है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है? तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो अमीटर होता है वो धारा के वर्ग माध्य मूल मान को भैया व्यक्त करता है। मतलब IRMS रूट मीन स्क्वायर धारा के वर्ग माध्य मूल मान को व्यक्त करता है अमीटर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में। ये घा पार्ट का आंसर हो जाएगा। अंगा पार्ट में ये दिया गया है कि होल पर कितना आवेश होता है। आप सभी लोगों ने लास्ट चैप्टर अर्धचालक पढ़ा है, ठीक है, क्लास मैंने इसकी भी प्रोवाइड की, और पीएन संधि डायपोल आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, ये सब पढ़ाया गया है। तो पीएन संधि डायपोल में आप सभी लोगों को होल, जिसे हम होल या कोटर कहते हैं, होल या कोटर के बारे में बताया गया है और इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया है। तो इसमें इन्होंने कहा कि जो ये कोटर है इस पर कितना आवेश होता है। कोटर पर जो आवेश होता है इतने होता है 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, लेकिन धनावेश होता है। और प्रश्न में ये पूछा गया कि पीएन संधि डायपोल का जो परिपथ संकेत है वो क्या होता है। पीएन संधि डायपोल में ये बनाओ एक त्रिभुज, इसको रंग दो, मनु बढ़िया डार्क कर दो। ये हो गया पी टाइप और ये हो गया एन, दोनों को मिला दिया, ये बन गया पीएन संधि डायपोल। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, इसको एनोड कहते हैं, इसको कैथोड कहते हैं, और ये इसका बन गया प्रतीक। समझ गए? बस पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। अब अगला जो क्वेश्चन है, इन्होंने कहा कि रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों में, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इन्होंने कहा एक तरंग है रेडियो, इस पर क्वेश्चन हर साल बनता है और मैंने एक ट्रिक बता दी है, इसकी 1 शॉट क्लास भी आपको दी गई, पढ़ी हुई, आप देख सकते हो। रेडियो तरंगे और सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे तथा बोला गया है सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगे में किसकी आवृत्ति अधिक होती है। कभी कभी तरंग दैर्ध्य पूछ लिया जाता है, तो भैया एक हम ट्रिक बता रहे हैं, नोट कर लो आप, ठीक है। और इस वैद्युत चुंबकीय तरंगों में जो ग्राफ बनाना बताया मैंने, उस ग्राफ को भी बना लीजिएगा। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण भी तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है, 1 शॉट क्लास दी, उसको कर लो, वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। ट्रिक बताई थी मैंने, गाए पद असुर, ये जो ट्रिक लिखी हुई है, गा का मतलब गामा, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त और सूक्ष्म और रेडियो तरंगे, ठीक है। ये जो क्रम है आपका, ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम है, तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम है। कौन सा क्रम है भाई? ये तरंग दैर्ध्य का भाई बढ़ता क्रम है आपका। बात समझ में आई कि नहीं? ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम है, तो जो रेडियो लास्ट में है इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, और साथ ही में ये आवृत्ति का भैया घटता क्रम है। तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम, आवृत्ति का कैसा क्रम है? घटता क्रम है। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे कम आवृत्ति रेडियो की होगी और उससे ज़्यादा किसकी होगी? सूक्ष्म की होगी। और प्रश्न में ही पूछा गया कि सूक्ष्म और रेडियो में से किसकी आवृत्ति अधिक होगी, तो भैया सूक्ष्म की अधिक होगी। बताओ ट्रिक से सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा, रेडियो तरंगे और सूक्ष्म तरंगों में सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति ज़्यादा होती है। आगे अब हम बढ़ेंगे खंड सा की ओर। बिना समय को लॉस किए हुए हम बढ़ेंगे खंड सा की ओर। कुछ भैया लाइक वाइक शेयर वेयर मार दिया करो समय समय पर। आप लोग तो बीच में ही आते हो, हमको लग रहा है तुरंत चले जाते हो, पता नहीं कैसे पढ़ाई करते हो। बहुत सारे विद्यार्थी हमसे लगातार पूरी क्लास में जुड़े रहते हैं, ठीक है। वही विद्यार्थी आगे बढ़ पाते हैं जो क्लास को पूरा लास्ट तक करते हैं। आगे देखिए भाई, अगला जो क्वेश्चन है तीसरे का पार्ट, नाभिक वाला चैप्टर में आप सभी लोगों ने पढ़ा है नाभिक की द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति होता क्या है, मैं फार्मूले की मदद से इसको बता देता हूँ। द्रव्यमान क्षति बराबर होता है न्यूक्लियानो और नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। अच्छा, न्यूक्लियानो का द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहे जाते हैं। इनका द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान या नाभिक का द्रव्यमान। देखिए जो न्यूक्लियानो का द्रव्यमान होता है
नाभिक में उपस्थित जो न्यूक्लियन होते हैं उनका द्रव्यमान नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान से कुछ ज़्यादा होता है। तो जो न्यूक्लियनों का द्रव्यमान होता है और नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान होता है, इनके अंतर को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। आप सभी लोग ये लिख सकते हैं। ये क्या होता है आपका? द्रव्यमान क्षति क्या होता है? न्यूक्लियनों का द्रव्यमान नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान से कुछ ज़्यादा होता है और इस अंतर को ही हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। न्यूक्लियनों को सम्मिलित रूप से प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बोला, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया इसमें और पूछा गया कि मतलब बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं? बॉन्डिंग एनर्जी जिसे कहते हैं। बंधन ऊर्जा को हम लिखते हैं EB से। ये होती है बंधन ऊर्जा। अच्छा, बंधन ऊर्जा क्या होती है? बंधन ऊर्जा वह भैया बाह्य ऊर्जा होती है जो नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। वह नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। आप कॉपी उठाइए, लिख लीजिए। नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है जो नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। नाभिक की बंधन ऊर्जा को हम EB से व्यक्त करते हैं और किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी ज़्यादा होती है, बंधन ऊर्जा जितनी ज़्यादा होती है, वह नाभिक उतना ही ज़्यादा स्थायी माना जाता है। इस बात को भी लिख लीजिएगा। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी ज़्यादा होती है, वह नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होता है। चलिए, ये आपका हो गया। इसमें ये पूछा गया था कि नाभिक की द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, तो आप ऐसे परिभाषित करके पूरे जो है 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आगे तीसरे के खा पार्ट की ओर बढ़ेंगे। इसमें इन्होंने बोला है कि क्राउन कांच से द्वि अवतल लेंस बनाना है। द्वि अवतल लेंस आप सभी लोग जानते हो, ऐसा कुछ होता है। अगर द्वि अवतल लेंस होगा तो ये जो पहला वाला पृष्ठ है, इसकी वक्रता त्रिज्या जो R1 होगी वो -R होगी। क्यों? क्योंकि इसकी वक्रता त्रिज्या x अक्ष की ऋण दिशा में पड़ेगी और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो R2 हो जाएगी वो +R हो जाएगी। और पृष्ठ में इन्होंने ये कहा है कि लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कितनी रखी जाए, मतलब RI का मान आपको निकालना है कि लेंस की जो क्षमता है P बराबर है वो -2.5 डायोप्टर हो जाए। और क्राउन कांच का अपवर्तनांक दिए हैं 1.65, इतना दिए हैं। आपको R की वैल्यू निकालना है। हम यहाँ पर लगाएंगे लेंस मेकर सूत्र। कौन सा सूत्र लगाएंगे भाई? लेंस मेकर सूत्र लगाएंगे। चलिए समझते हैं इसको। हम सभी लोग जानते हैं कि 1/F बराबर क्या होता है? 1/F बराबर N-1 1/R1 -1/R2, ये सूत्र होता है। लेकिन इसके पहले हम फोकस दूरी तो निकालें, तो फोकस दूरी बराबर होता है 100/P। अच्छा, 100/P की वैल्यू कितनी है? -2.5, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 25 चौको 100, ये आपका -40 आ जाएगा। फोकस दूरी -40 सेंटीमीटर आपकी आ गई है। चलिए भाई, अब वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 1/-40, n की वैल्यू 1.65 -1, 1/R1 की वैल्यू -R, R2 की वैल्यू +R और सूत्र वाला माइनस लगा रहेगा। तो ये हो जाएगा 1/-40 बराबर 1.65 से 1 घटाओगे तो आपका 0.65 बच जाएगा। गुणे में -1 कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। माइनस माइनस दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जब R की वैल्यू निकालोगे तो ऊपर देखिए 0.65 बचा ही है, गुणे में 2, ठीक है। R को इधर लेकर आओगे आप, कुछ गड़बड़ ना होने पाए भैया। 40 को इधर ले आओ, R को उधर लेकर चले जाओ, गुणे में हो जाएगा 40। ये पॉइंट हटाओ, यहाँ 2 0 बढ़ाओ, 1 0 से ये 0 काटो, 2 पंची 10, 5 एकम 5, ये 13 बनाओ। R बराबर 13 चौको क्या हो जाएगा? 52। तो ये जो त्रिज्या आ जाएगी 52 सेंटीमीटर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि R1 बराबर -52 सेंटीमीटर और R2 बराबर आपका +52 सेंटीमीटर। ये आपके इस क्वेश्चन का भैया राइट आंसर। तो अगला जो क्वेश्चन है, इसमें अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है PN संधि डायपोड के अग्र अभिनत की स्थिति में इसके प्रचालन को समझाइए। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ा चुका हूं और आप देख सकते हो इस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। अग्र अभिनत को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। मैंने क्लास का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दिया है, या प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको क्लास मिल जाएगी। आगे जो अगला क्वेश्चन है, अमीटर में शंट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उसके परास तथा सुग्राह्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है? धारा सुग्राह्यता, वोल्टेज सुग्राह्यता, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है?
तो जो शंट होता है वो अमीटर के समांतर क्रम में लगाया जाता है। अमीटर के समांतर क्रम में जब हम क्या करते हैं, शंट को लगाते हैं और हम शंट के प्रतिरोध को बढ़ाते हैं, तो धारा के मान में आती है कमी। आप लिख लीजिएगा, धारा के मान में क्या आती है, कमी आती है। और धारा के मान में कमी आने की वजह से जो परास होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और परास कम हो जाने की वजह से सुग्राह्यता क्या होती है भाई, बढ़ जाती है। सुग्राह्यता क्या हो जाती है भाई, बढ़ जाती है। आप यहाँ पर लिख देना, चूंकि जो है शंट अमीटर के समांतर क्रम में लगाया जाता है और उसके प्रतिरोध का मान बढ़ाने की वजह से धारा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिस वजह से जो परास होता है वो कम हो जाता है और जो सुग्राह्यता होती है वो क्या होती है भाई, बढ़ जाती है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आज की भैया इस छोटी सी क्लास में मैंने आप लोगों को सेट नंबर 1 के सभी 1 नंबर और 2 नंबर वाले प्रश्नों को सॉल्व करा दिया। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम 3 नंबर वाले प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे और सारे प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। चलिए भाई, नेक्स्ट क्लास में आप सभी को मिलते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।